स्वतंत्रता के अधिकारों की अनुच्छेद 19 से 22 है। एक तरफ मौलिक स्वतंत्रताएं हैं और एक तरफ शरीर की स्वतंत्रता है। दो भागों में इसको बांट सकते हैं। जैसे मौलिक स्वतंत्रताएं, फंडामेंटल फ्रीडम्स, और दूसरी है शरीर की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ पर्सन। पर्सन यहां शरीर का अर्थ है पर्सन से, व्यक्ति के शरीर से। इसको हम तीन भागों में बांट दें। अनुच्छेद 20 खंड 1, 2, 3, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 20 में तीन बातें। कार्योत्तर विधि, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दोहरे जोखिम से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, और अपने विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यहां है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इसमें है निवारक निर्दयता या प्रिवेंटिव डिटेंशन है। तो ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकारों का ढांचा है। और इसी से जुड़ता है, ये हो गया अनुच्छेद 19(1) ए से जी, और यहां है अनुच्छेद 19(2) से 19(6), इसको कहा जाएगा युक्ति युक्त निर्बंधन। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ये हमारा पूरा ढांचा है स्वतंत्रता के अधिकार का। इस रूप में हम इसको समझ सकते हैं। अब एक नजर हम लोग पहले अनुच्छेद 19 पर डालते हैं। यहां पर एक और बात हमें समझनी है कि जो स्वतंत्रता है उसके लिए हमारे पास दो शब्द हैं। एक है लिबर्टी और दूसरी है फ्रीडम। तो लिबर्टी का उल्लेख है उद्देशिका तथा अनुच्छेद 21 में, और फ्रीडम का उल्लेख है अन्य स्थानों पर। इसका मतलब होता है निरपेक्ष स्वतंत्रता, और इसका मतलब होता है नियंत्रित स्वतंत्रता। Restricted liberty is freedom and absolute freedom is liberty. तो हम ये चाहते जरूर हैं
कि हम भयमुक्त बनाएं किसी को, उसके लिए हमने मौलिक स्वतंत्रताएं दे रखी। तो इसका उद्देश्य है व्यक्ति को भयमुक्त बनाना, जिसके लिए संविधान में सकारात्मक स्वतंत्रता, पॉजिटिव लिबर्टी, शामिल की गई है। जो क्या है, यही है, यह नियंत्रित स्वतंत्रता है। इसलिए हम उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमने नियंत्रित स्वतंत्रता रखी है, और उस नियंत्रित स्वतंत्रता के लिए ही हमने यह युक्त निर्बंधन लगा रखा है मौलिक स्वतंत्रताओं पर। यही इसकी मूल भावना है स्वतंत्रता के अधिकार की भारत के संविधान में। अब एक नजर हम लोग डालते हैं 19 पर, क्या लिखता है 19। यहां लिखा है वाक स्वातंत्र आदि कुछ विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण सभी नागरिकों को। अगर 14 याद आ रहा है तो उसमें लिखा है सभी व्यक्तियों को, यहां सभी नागरिक को वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, संगम या संघ या 97वें संशोधन से हमने जोड़ा है सहकारी सोसाइटी बनाने का, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, और कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। तो 6 तरह की मौलिक स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त हैं, जिसके बारे में उच्चतम न्यायालय का एक कथन है कि जो अनुच्छेद 19(1) में ए से जी उपखंड तक जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं, वही ऐसे बुनियादी अधिकार हैं जिस पर किसी व्यक्ति का विकास या उसका जीवन आधारित है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल बोस 1954 मामला है। इसके अलावा ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का भी मामला है, जिसमें यह कहा गया कि जो व्यक्ति है वह चिंतन से भरा है, विवेकपूर्ण प्राणी है, और उसकी विवेकशीलता और बाकी चीज़ों के लिए ऐसी मौलिक स्वतंत्रताओं का होना अनिवार्य है। तो हम इस पर न्यायालय के कथन के हिसाब से एक बात लिखेंगे कि मौलिक स्वतंत्रताओं का महत्व क्या है। तो 2 केस है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल बोस 1954। इसमें कि अनुच्छेद 19(1) ए से जी दी गई स्वतंत्रता व्यक्ति के बुनियादी अधिकार है, जिन पर उसका जीवन आधारित है। एक बात तो यह है, और दूसरा एक केस है ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। मनुष्य में विवेकशीलता, वैचारिकता तथा चिंतन की क्षमताओं
के विकास में मौलिक स्वतंत्रताएं महत्वपूर्ण है। ये उसका महत्व है अनुच्छेद 19(1)(a) का, या 19(1)(a) से G तक का जो कंडीशन है वह है। अब इसमें जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मौलिक स्वतंत्रताओं में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। भारत के प्रेस आयोग के अनुसार यह सभी स्वतंत्रताओं की जननी है, इट इज मदर ऑफ ऑल फ्रीडम्स। अब यह जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसको ऐसे समझा जा सकता है, वाक एवं अभिव्यक्ति ये किस पर निर्भर करती है। हम बोलेंगे क्या और अभिव्यक्त क्या करेंगे, तो जो हमारा विचार होगा उसको हम अभिव्यक्त करेंगे। और यह विचार आएगा कहां से, तो हमारे पास पर्याप्त सूचनाएं होनी चाहिए, और सूचनाओं को रखना और जानकारी लेना हमारे लिए अनिवार्य है। तो किसी भी चीज को जानना हमारा अधिकार होना चाहिए, उसके लिए सूचनाएं प्राप्त करना हमारा अधिकार होना चाहिए, ताकि हम उन सूचनाओं पर अपनी वैचारिकता विकसित कर लें और हम उसको प्रदर्शित करें वाक एवं अभिव्यक्ति के रूप में। तो इसके नीचे चले जाएं अगर, तो विचार की स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ थॉट है। फ्रीडम ऑफ थॉट कहां से आएगा, सूचना प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए हमें, तभी हम विचार कर पाएंगे। और सूचना प्राप्त करने के लिए जानने का अधिकार होना चाहिए। राइट टू नो होना चाहिए, राइट टू नो, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, देन इट विल हैव स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब यहां से हमने निकाल लिया आरटीआई एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, और इससे निकल कर आ गया प्रेस की स्वतंत्रता। तो कहा जाएगा कि जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो मूल रूप से जानने के अधिकार पर आधारित है, और उसमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार, विचार की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे अधिकार शामिल हैं। और इसके लिए हमने एक बात कही है, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। इस बात के लिए यह कहा एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। इसमें कहा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अर्थ में शामिल है। पूछा गया प्रश्न है प्रीलिम्स में, यह पूछा भी जा सकता है और इसी आधार पर हमने कई तरह के अधिकार इसमें दे रखे हैं जो इसकी व्याख्या करते हैं। अब दूसरा जो इसका बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो मौलिक स्वतंत्रताओं की बात, युक्ति युक्त निर्बंधन है। अनुच्छेद 19(2) से 19(6) के बीच एक नजर डालें इस पर। भारत की प्रभुता और अखंडता, पहला। राज्य की सुरक्षा, दूसरा। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, तीसरा। लोक व्यवस्था, 4। शिष्टाचार या सदाचार, 5। न्यायालय अवमान, 6। मानहानि, 7। और अपराध उद्दीपन, 8। भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय का अवमान, मानहानि और अपराध उद्दीपन, ये 8 आधार हैं। भारत की प्रभुता और अखंडता, दूसरा। राज्य की सुरक्षा, तीसरा। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, चौथा। लोक व्यवस्था, पांचवा। सदाचार या नैतिकता कहते हैं इसको, मोरालिटी, छठा। न्यायालय का अवमान, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सातवां। मानहानि या डिफेमेशन, और आठवां। अपराध उद्दीपन, मतलब हो गया प्रेरण, अपराध के लिए किसी को प्रेरित करना। ये इसके 8 आधार हैं जो अनुच्छेद 19(2) से 19(6) में उल्लिखित है और इनका उद्देश्य है सामाजिक हितों का संरक्षण, एक। नागरिकों के अधिकारों के प्रयोग की सीमा का निर्धारण करते हैं। ये इस आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधनों का विशेष महत्व है, यह कहा जा सकता है इस रूप में। अब ये तो अनुच्छेद 19 की बात हो गई। अनुच्छेद 20 की बात करें अगर हम लोग, में खंड 1, इसमें कार्योत्तर विधि की संकल्पना है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक नजर डालें इस पर, यहां है।
अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। लिखा है खंड 1 में कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। कई बातें इसमें है, अब इसको ब्रेक करके पढ़े कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। तो कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसके कार्य को अपराध कहने वाली कोई विधि अवश्य होनी चाहिए। अगर वह विधि प्रवृत्त नहीं है, प्रचलन में नहीं है, तो उस कार्य को अपराध नहीं कहा जाएगा और उस व्यक्ति को उसके लिए सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा। मूल बात यही है। तो इसका अर्थ हुआ कि यदि ऐसा समय है, जैसे मान लें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का उदाहरण लें कि 2000 में जब वह कानून बनाया गया, उसके लागू होने के पूर्व अगर किसी ने हैकिंग की थी तो उस वक्त हैकिंग अपराध नहीं था, अतः उस कार्य के लिए हम उसको सिद्ध दोष नहीं ठहरा सकते, एक। और दूसरा है कि उससे अधिक शास्ति या दंड का भागी नहीं होगा जो उस समय अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। अगर उस समय उसको हमने 2 वर्ष का दंड दिया था उस कानून के तहत, तो उसमें संशोधन करके अगर हमने दंड बढ़ाया तो उसको उससे अधिक दंड नहीं देंगे। दोनों बातें इसमें कही गई हैं। तो 2 बातें इसके अंदर हैं कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराने हेतु ऐसी विधि का प्रचलन अनिवार्य है। कैसी विधि? जिसमें उस कार्य को अपराध कहा गया। और दूसरा है विधि में परिवर्तन कर दंड की मात्रा नहीं बढ़ाई जा सकती। अब इसके आधार पर हम परिभाषा दें कार्योत्तर विधि की, कि वह विधि जिसमें किसी कार्य को अपराध कहा गया है, कार्य को अपराध कहा गया है, वह उसके अपराध कहा गया है जो जब किया गया था अपराध नहीं था। वह विधि जिसमें किसी कार्य को अपराध कहा गया है, जो मतलब वह कार्य जब किया गया था तब अपराध नहीं था। तो ऐसी स्थिति में हम उस व्यक्ति को दोष सिद्ध नहीं ठहरा सकते इस कार्य के लिए। अब इसका लाभ क्या है कि हम किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षित तो कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ हम यह भी कह रहे हैं कि अगर बदलती परिस्थितियों में नए विषय उभर जाएं तो विधि का शासन कैसे स्थापित होगा, इसके लिए हमने कार्योत्तर विधि बनाने की बात कही है। तो इसका महत्व लिखा जाएगा कि कार्योत्तर विधि का
महत्व क्या है? पहला है व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा, एक। दूसरा है प्रचलित विधि के तहत ही दोष सिद्धि के प्रावधान से विधि का शासन, और तीसरा है बदलती परिस्थितियों में नए विषयों पर विधि बनाने वाली शक्ति है। यह उसका महत्व है भारत की राज्य व्यवस्था में। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने यहां तक किया है, यह पर्याप्त है आज। अगली कक्षा में फिर हम लोग बात करेंगे 20 खंड 2 की, जिसमें दोहरे जोखिम से संरक्षण है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे स्वतंत्रता के अधिकारों पर, और फिर आगे बढ़ेंगे अन्य मूल अधिकारों पर भाग 3 में। धन्यवाद।